आज के सेशन में हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ लैंड पहले देख लेते हैं। पिछले सेशन में हम लोग बहुत कुछ देखे थे उसका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और कैसे करके किसान जो वगैरह हैं है ना, पीजेंट्स या कारीगर जो हैं कैसे उसके शासन को चलाने में आर्थिक मदद करते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया था। और इसमें यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अब देखेंगे, क्योंकि उस समय के जो शासन व्यवस्था थी वो अधिकतर कृषि आधारित हुआ करती थी, है ना। पहले कृषि आधारित हुआ करती थी, तो इसीलिए कृषि का बहुत ही बड़ा योगदान था किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो जब कृषि पर आधारित है तो ज़मीन का बहुत महत्व होगा। तो यहाँ पे कई प्रकार के जो ज़मीन हैं, भूमि हैं, उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है ना। टाइप्स ऑफ लैंड में हम लोग इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, वेलन वगई। वेलन वगई, ठीक है, इस लैंड का नाम है वेलन वगई। पहले हम लोग वेलन पहले ही पढ़ चुके थे। वेलन किसको बोलते हैं? वेलन बोलते हैं किसान को, है ना। जो पहले हम लोगों ने देखा था, वेलन मतलब किसान भी होता है। तो वेलन वगई, हाँ, तो यहाँ वेलन वगई किस ज़मीन को बोलते हैं? तो वेलन वगई होता है नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्राइटर्स, यानी वैसे किसान जो ब्राह्मण नहीं है ना, मतलब ब्राह्मण को छोड़ करके जितने भी किसान हैं उनको कहा जाता था वेलन वगई। तो वैसे ज़मीन को मतलब ब्राह्मणों को नहीं दिया गया था, बल्कि ऐसे साधारण किसानों के पास थे, उस ज़मीन को कहा जाता था वेलन वगई। उसके बाद है ब्रह्मदेय। ब्रह्मदेय उस ज़मीन को कहा जाता था, उस भूमि को कहा जाता था जो ब्राह्मणों को गिफ्ट में दिया जाता था। लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मणास, मतलब ब्राह्मण असल में पहले ब्राह्मण बहुत तरह के विद्वान होते थे और बहुत तरह के ज्ञान उनके पास होते थे, जिनको जमींदार या राजा जो है उसका उपयोग करके बहुत बार, जैसे कि भविष्यवाणी, है ना, भविष्यवाणी करना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ब्राह्मण ये किया करते थे, जिससे राजा को बहुत लाभ हुआ करता था। इसलिए प्रसन्न होकर राजा जो है उनको दान में ज़मीन दे दिया करते थे, या कई बड़े बड़े मंदिरों के पुजारी, मुख्य पुजारी के तौर पर उनको नियुक्त कर देते थे। और जो मंदिर की जो ज़मीन होती थी वो कई मतलब समझ लो कि आप 40-50 गाँव की ज़मीन होती थी, तो वो आपको दे दिया जाता था इनको कि आप इनसे इस 40-50 गाँव के ज़मीन में जितना भी उत्पादन होगा उसका टैक्स आप ही वसूल करिएगा और अपने पास रखिएगा। तो ब्राह्मणों को जो दान में दी जाती थी ज़मीन, उसको ब्रह्मदेय कहा जाता था। ये संस्कृत शब्द से मिलता जुलता शब्द लग रहा है। ब्रह्म मतलब ब्राह्मण से रिलेटेड हुआ, देय मतलब दिया हुआ, तो ब्राह्मण को दिया हुआ ज़मीन, है ना, तो इसीलिए ब्रह्मदेय। उसके बाद है शाला भोगा, यानी शाला भोग, तो इसको उस ज़मीन को कहा जाता था। शाला जो हम लोग आजकल, ये भी संस्कृत से निकला हुआ शब्द है, संस्कृत ही है। भोग मतलब जो हम लोग भोग लगाते हैं, है ना, मतलब उसका उपयोग करना। भोग करना मतलब उपयोग करना। और शाला का मतलब घर होता है। जैसे पाठशाला हम लोग बोला करते हैं ना, पाठशाला। किचन को शुद्ध हिंदी में कहा जाता है पाकशाला, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि शाला का मतलब घर होता है। तो वैसे घर, वैसे ज़मीन जो विद्यालय वगैरह बनाने के लिए दे दिया जाता था, तो उसको कहा जाता था शाला भोग, है ना। या विद्यालय के मेंटेनेंस के लिए जो ज़मीन दान में दी जाती थी। तो कहने का मतलब है विद्यालय को चलाना है, उसके लिए शिक्षक चाहिए, कमरा चाहिए,
फिर जा कर के मैदान बनाना है ना, बच्चों के लिए पुस्तक आदि चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है उसके लिए भी कुछ ज़मीन राजा दान कर देता था। और उस ज़मीन मतलब कुछ ज़मीन मतलब ऐसे नहीं 1 एकड़ 2 एकड़ नहीं, मतलब 10-20 गांव, ताकि उसका जो टैक्स हो वो टैक्स उस विद्यालय में ही खर्च हो खाली। उसके बाद है देवगण ने क्या है, देवदान और तिरुनमकट्टुकानी, है ना, तिरुनमकट्टुकानी, तिरुनमत्तुकानी। तो ये जमीन दो थे किस लिए, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, है ना। देवदान तो ये भी शुद्ध संस्कृत है, देवता के लिए दान किया हुआ। हाँ, और तिरुनमत्तुकानी का मतलब वो भी तमिल में हो सकता है कि वही चीज़ उसका मीनिंग हो। अच्छा, तो यानी मंदिरों के लिए अगर जमीन दान में जाती थी उसको देवदान या तिरुनमत्तुकानी कहा जाता था। उसके बाद है पल्ली चंदम, पलिच्छंदम मतलब हो गया लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस, है ना, मतलब जैन संस्थाओं के लिए। उस समय जैन धर्म भी प्रचलित था, तो जैन धर्म को उस समय हिंदू राजा लोग जैन और बौद्ध धर्म को भी बहुत मानते थे, है ना, क्योंकि काफ़ी अहिंसा से जुड़ा हुआ धर्म था ना, इसलिए काफ़ी मान्यता थी उनकी। तो उनको भी जो है काफ़ी ज़मीन दान में दे दिया जाता था रहने के लिए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो वी हैव सीन तो अब हम लोग इस प्रकार के हम लोगों के पास कितने ज़मीन आए, कितने प्रकार की भूमि, वेल्लन वगई, ब्रह्मदेय, शालाभोग, देवदान और पलिच्छंदम, इतने प्रकार के भूमि उस समय चोल साम्राज्य के समय में था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। वी हैव सीन दैट ब्राह्मणास ऑफन रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स और ब्रह्मदेय। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ब्राह्मण लोग जो थे अक्सर जमीन भूमि जो है वो दान में प्राप्त करते थे और उसे क्या कहा जाता था, ब्रह्मदेय कहा जाता था, यानी ब्राह्मणों को दिए जाने वाली भूमि ब्रह्मदेय। As a result, a large number of Brahman settlements emerged in Kaveri Valley. तो इससे क्या हुआ कि जब ब्राह्मणों को ब्रह्मदेय दिया जाने लगा तो इस प्रकार से बहुत ब्राह्मण जो है उनको ज़मीन दान में दी गई और कावेरी घाटी में बहुत सारा ज़मीन जो है वो ब्राह्मणों के नाम पर मतलब बड़े बड़े जगह हैं जो है वो उन्होंने घेर लिया, है ना। एज इन अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया के अन्य पार्ट्स में भी इसी प्रकार का होने लगा, माने हुआ। ब्राह्मणों को बहुत सारे ज़मीन जो है दान में दी गई तो उनका बहुत सा समूह जो है उठ खड़ा हुआ। ईच ब्रह्मदेय वाज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली ऑफ और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। हर ब्रह्मदेय भूमि जो है उसकी देखभाल कौन करता था, उसकी देखभाल की जाती थी किसके द्वारा, एन असेंबली ऑफ सभा के द्वारा। और ये सभा कौन होते थे, तो प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स, काफ़ी मुख्य, है ना, काफ़ी जाने माने ब्राह्मण जमींदार होते थे, है ना, भूस्वामी, काफ़ी जाने माने भूस्वामी ब्राह्मण होते थे। हाँ, जमीन रहता था और उनका मान सम्मान भी ब्राह्मणों के बीच में ही काफ़ी रहता था, है ना, मैंने ब्राह्मणों का मुखिया ऐसा। तो दीज असेंबलीज वर्कड वेरी एफिशिएंटली, और ये जो समूह है, ये जो संघ है उनका काफ़ी गुणवत्तापूर्ण कार्य करता था।
मतलब काफ़ी अच्छी तरह ये जो है काम करते थे। देयर डिसीजंस वेयर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शंस, मतलब ये इतने अच्छे ढंग से काम करते थे कि इनके निर्णय, कभी अगर मीटिंग होती थी तो इनके निर्णयों को इंस्क्रिप्शंस में जो है नोट डाउन किया जाता था। जैसे ताड़पत्र हुआ या ताम्रपत्र हुआ, कुछ भी हुआ, जिस प्रकार का डिसीजन होता था, जिस प्रकार का निर्णय होता था, उस प्रकार के पत्रों पर उसे लिखा जाता था। अगर कोई टेम्पररी 1 साल के लिए हुआ करता था तो उसे ताड़पत्र में लिख दिया गया। अगर किसी निर्णय को वर्षों तक चलना है तो उसे ताम्रपत्र में उत्कीर्णित कर दिया गया, उत्कीर्ण कर दिया गया, है ना। ऑफन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, अधिकतर अक्सर क्या किया जाता था, उसे मंदिरों के जो पत्थर के जो दीवार होते थे, है ना, उसमें ही उत्कीर्ण कर दिया जाता था, उसी में उभार करके लिख दिया जाता था। एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगरम्स, है ना, और जो व्यापारियों के जो समूह हुआ करते थे उनको क्या कहते हैं, नगरम्स कहा जाता था। ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन्स, वो लोग भी कभी कभार प्रशासनिक क्रियाकलाप जो है शहरों में किया करते थे। मतलब वो लोग भी मीटिंग वगैरह कुछ अपना समूह का किया करता होगा, कि हम लोग जैसे आज भी करता है ना। जैसे एक बार हुआ था कि अभी हाल में ही ग्वाला लोग सब, दूध वाला लोग जो है सब अनाउंसमेंट कर रहा था कि अब से दूध जो है इतना रुपया किलो मिलेगा, है ना। तो उसका बोलने का मतलब क्या हुआ कि जितना भी दूध वाला है सब इतना ही रुपया किलो बेचेगा, है ना। तो इस तरह से सब ग्वाला लोग मिल करके एक निर्णय लिया कि भाई हम लोग ऐसा करके बिजनेस करेंगे। तो इसी प्रकार के जितने बिजनेसमैन होते थे वो लोग भी इस प्रकार के कुछ निर्णय अपने आप लेते थे। ट्रेडर्स मतलब ट्रेड करने वाला, व्यापार करने वाला। अब व्यापारी सिर्फ बाहर ही जाएगा और आएगा ऐसा तो बात नहीं, अपने देश के अंदर में भी तो व्यापारी हो सकता है। हाँ हाँ, वो लोग, हाँ मतलब वो लोग का बाहर मतलब व्यापार यहाँ से बाहर भी कर रहा है या अपने शहर में भी कर रहा है। हाँ, तो जो कोई भी उस संघ का सदस्य था, वो लोग मिल करके अगर कुछ असुविधा उनको होती थी तो वो लोग मिल करके निर्णय लेते थे, है ना। जैसे मान लो किसी साल अगर ऐसा हुआ करता था कि राजा किसी साल जो है उस राजा को ज़्यादा कर चाहिए होता था, ज़्यादा टैक्स चाहिए होता था, या युद्ध में लिप्त रहता था राजा तो उसे ज़्यादा टैक्स चाहिए होता था, तो वो टैक्स को बढ़ा देता था। तो अगर कभी कभार जो व्यापारी होते थे उनके व्यापार पर ही अगर टैक्स ज़्यादा लगा दिया कर दिया तो उस समय उनको अगर असुविधा होती थी तो वो लोग बोलते थे। जैसे हम लोग आज के समय में पेट्रोल का दाम अगर 2 रुपया बढ़ गया तो कितना चर्चा होने लगता है न्यूज़ चैनल्स में, उसी प्रकार का। ईच ब्रह्मदेव वाज लुक्ड, अच्छा ये तो हो गया। अच्छा, इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तरामेरूर इन इन चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट, आज के समय में उस डिस्ट्रिक्ट का नाम अभी भी है चिंगलपेट्टू, ऐसा नाम है ना। तो उत्तरामेरूर इन चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु provide details of the way in which the sabha was organized. हाँ, ये चिंगलपेट्टू अभी भी है। उत्तरामेरूर हो नहीं भी हो सकता है, लेकिन चिंगलपेट्टू मतलब हो भी सकता है, लेकिन चिंगलपेट्टू तो हम सुने हैं इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा, उत्तरामेरूर तो बहुत छोटा जगह होगा तो हो सकता है हम नहीं सुने होंगे। इधर आओ, गिर जाएगा, इधर जाओ, उलट जाएगा। तो उसके बाद है, तो उसमें वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इंस्क्रिप्शंस मिलेगा आपको, है ना। मतलब पत्थरों में उत्कीर्णित कोई शिलालेख वगैरह इस तरह का कुछ मिलेगा आपको चिंगलपेट्टू डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में, जो आपको डिटेल्स देता है आपको वहाँ पे किस चीज़ का वर्णन किया हुआ है। वहाँ पे जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई जो उनका जो संघ था जिसको सभा कहा जाता था, उसके संबंध में विस्तृत विवरण आपको वहाँ पर मिल सकता है।
कि सभा क्या होती है, सभा कैसे बनाया जाता है, सभा की मीटिंग कब कब रखी जाती है, उसके सदस्य कब कब बदले जाते हैं, कितने सदस्य रखे जाते हैं, मुखिया कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है, ये सारी जानकारी जो आपको वहाँ मिल सकता है। द सभा हैड सेपरेट कमिटीज़ टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क्स। और सभा जो था वो सभा बनाई थी उन्होंने इसलिए कि उनके पास बहुत सारा ज़मीन हो गया था ब्राह्मणों के पास। अब उस ज़मीन में क्या होता था कि अब अगर ज़मीन मिली हुई है किसी को भूमि और उसमें अगर वो कृषि कार्य नहीं कर रहा है तो वो फिर गरीब हो जाएगा, है ना। तो उस समय के लिए कृषि कार्य ही से ही धन कमाया जाता था और व्यापार से भी। तो यानी दो ही मुख्य कार्य थे उस समय। तो इसलिए उन्होंने अपने कृषि जो भी कृषि लायक भूमि उनको मिला था राजा से, उसकी व्यवस्था उन्होंने आपस में मिल कर के कर ली थी, सभा के द्वारा करते थे वो लोग। जैसे किसी के ज़मीन में, किसी किसान के, किसी ब्राह्मण के ज़मीन में मान लीजिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, या किसी के पास जो है बीज नहीं है, हाँ, या हल बैल नहीं है, तो इस प्रकार की जो असुविधाएं हैं तो उनको वो लोग सभा में रखते थे और उसका निराकरण सब मिलकर करते थे। तो वहाँ पे उन्होंने अलग अलग कमेटी ही बना कर रखी थी। मतलब इतनी बड़ी सभा थी उनकी कि उन लोगों ने अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग कमेटी ही बना कर रखी थी, है ना। जैसे कि वो सिंचाई के लिए सिर्फ एक कमेटी बना कर रखा था उन्होंने, है ना। वो कमेटी सिर्फ सिंचाई के बारे में ही सोचती थी कि सिंचाई की व्यवस्था कैसे की जाए, कहाँ से की जाए, इस वर्ष अगर बारिश अच्छी नहीं हुई है तो कहाँ से व्यवस्था की जाए, इस तरह के। तो लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क्स, गार्डन्स, टेम्पल्स, तो फिर मंदिरों की देखभाल के लिए उन्होंने कमेटी बना रखी थी, बगीचों की देखभाल के लिए कमेटी बना रखी थी। नेम्स ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर्स ऑफ दिस कमिटीज़ वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीफ। और क्या होता था और कैसी व्यवस्था उन्होंने रखी थी कि नेम्स ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर्स ऑफ दिस कमिटीज़, और वैसे सदस्य जो इस कमेटी के मेंबर हो सकते थे, है ना, तो उनका क्या करते थे वो लोग, वेयर रिटन ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीफ, उसका नाम वो लोग पाम लीफ जो है ना, उसके ऊपर उत्कीर्णित कर देते थे, मतलब उस पर लिख कर रखते थे। हाँ, अच्छा, कहाँ से? इंस्क्रिप्शंस फॉर उरयमुर से ना क्या, तो सभा वाला से। अच्छा, एलिजिबल मतलब योग्य। तो नेम्स ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर्स, तो उनके नाम जो सदस्य होने के योग्य होते थे, है ना, ऑफ दीज कमिटीज़, इन कमेटियों के, यानी वैसे लोग जो इन कमेटियों में सदस्य होने के लायक, योग्य मतलब लायक, तो इन कमेटियों के सदस्य होने लायक थे, उनके नाम को क्या किया जाता था, पाम लीफ में, है ना, एक छोटे से टिकट नुमा उनका बना दिया जाता था, पत्ता को, पाम ये लीफ को, मतलब ताड़पत्र, उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ताड़पत्र। पाम को हिंदी में ताड़ का पेड़ बोलते हैं ना, तो उसी के पत्ते में लिख दिया जाता था वैसे सदस्यों का नाम जो कि कमेटी के सदस्य होने के योग्य होते थे। दीज टिकट्स वेयर पुट, फिर इन टिकटों को रखा जाता था कहाँ पर, इनटू एन अर्दनवेयर पॉट, मतलब लॉटरी किया जाता था, कहने का मतलब है लॉटरी किया जाता था। छोटे छोटे ताड़पत्र में सबका, माने एक ताड़पत्र में एक नाम, ठीक है। तो वैसे वैसे जितने भी लोग सदस्य होना चाहते थे वो आकर वहाँ पर पहुँचते थे सभा में और बोलते थे हाँ मैं सदस्य होना चाहता हूँ। तो उसमें से ताड़पत्र में अपना अपना नाम लिख करके वो लोग देते थे सभा को, और वो लोग अर्दनवेयर पॉट, एक घड़ा, है ना, एक घड़ा बोलिए, उसमें जो है फ्रॉम विच ए यंग बॉय वाज आस्क्ड टू टेक आउट ऑफ द टिकट्स वन बाय वन फॉर ईच कमेटी, ठीक है। और हर कमेटी के लिए तो उस अर्दनवेयर मतलब घड़े में वो ताड़पत्र में नाम लिख करके वो लोग डाल देते थे, जो उसमें भाग लेना चाहते थे, यानी सदस्य बनना चाहते थे। और फिर एक छोटा बच्चा को बुलाया जाता था,
वो उस घड़े से एक एक जो है चीट, जैसे हम लोग अभी चीट निकालते हैं ना, तो उस तरह से वो ताड़पत्र का टुकड़ा एक एक ठो निकालता था, और जिसका नाम निकलता था जिस कमेटी के लिए, वो वहाँ पर घोषणा कर दी जाती थी कि ये उस कमेटी का सदस्य बनेगा, है ना, एक तरह से। हाँ, वो भी वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मान लो वो ही डाल दिया, जैसे पहले अगर बोला तो, अब जैसे उसको सदस्य बनना है किसी को, या इन लोगों को सदस्य बनाना है, तो सदस्य बनाना है तो ये लोग अनाउंसमेंट करेगा गांव में, तो क्या बोलेगा, यही बोलेगा ना कि जो जो व्यक्ति इस कमेटी में सदस्य बनना चाहते हैं वहाँ वो आज के मीटिंग में अवश्य पधारेंगे, ऐसे बोलेंगे कि नहीं, तब ना वो लोग आएगा। नहीं तो ऐसे अचानक सभा कब डिसाइड करती है कि आज हम लोग को चुनना है सदस्य, कैसे जानेगा, सब आदमी कैसे जानेगा, तो घोषणा करना पड़ेगा उसको। तो इस तरह से होता था, तो यानी लॉटरी सिस्टम था। सिंपल सा इसका ये निकल कर आ रहा है कि लॉटरी सिस्टम से चुनाव होता था कमेटी के सदस्यों का, ठीक है, मतलब कितना फेयर काम होता था उसका मतलब वर्णन किया जा रहा है एक तरह से। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट है कि इंस्क्रिप्शंस पे क्या क्या लिखा होता था, उसका हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, एक मुआयना मिल सकता है हम लोगों को कि हु कुड बी ए मेंबर ऑफ ए सभा। सबसे पहले तो यहाँ पे सभा का कौन सदस्य हो सकता था, सभा मतलब जो बड़ी सभा थी ब्राह्मणों की, उसमें कौन मेंबर सदस्य कौन कौन हो सकता था। द उत्तरामेरुर इंस्क्रिप्शंस लेज डाउन, तो उत्तरामेरुर में एक इंस्क्रिप्शन मिला है, शिलालेख, जिसमें इस तरह इसका वर्णन किया गया है कि कौन सभा का सदस्य बन सकते हैं, कौन योग्य हैं। तो लिखा है ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर्स ऑफ द सभा, वो हर एक व्यक्ति जो सभा का मेंबर होना चाहते हैं, शुड बी ओनर्स ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज़ कलेक्टेड। वो पहला शर्त तो ये है कि वो ज़मीन का मालिक उनको होना पड़ेगा, वो भी वैसे ज़मीन का मालिक जिससे टैक्स कलेक्ट होता हो, मतलब इतना ज़मीन रहना चाहिए कि उससे टैक्स कलेक्ट, और वो भी शायद मात्रा का भी वर्णन जरूर होगा, कहीं पे मिलेगा, या उसका भी एक डिसीजन होता होगा कि अब मान लीजिए कोई है कि उसको मान लीजिए 4 आना के बराबर अगर टैक्स वो कलेक्ट करता हो महीना में, मतलब ऐसे हम एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि मान लीजिए उस समय अगर जो पैसा चलता होगा, जो मुद्रा चलती होगी, तो उस मुद्रा में अगर उन लोग डिसाइड किया होगा कि इतने मुद्राएं जो है अगर उसके ये से मिलता है उसकी ज़मीन से, या इतना उत्पादन अगर होता है अगर उसके ज़मीन से, और इतना टैक्स वो उस ज़मीन से कलेक्ट करता है, तभी जाकर उसको इसका सदस्य हो मैंने बनाया जा सकता है। जैसे कॉलेज वॉलेज बनता नहीं है, कॉलेज वॉलेज प्राइवेट कॉलेज खुलता है तो क्या होता है, उसमें ट्रस्टी लोग रहता है कि बहुत पैसा वाला आदमी लोग रहता है, वो लोग मिल करके, है ना, तो उसमें ट्रस्टी किसको बनाया जाता है, जो कम से कम बताया जाता है कि भाई इतना बड़ा कॉलेज बना रहे तो कम से कम 10 करोड़ से ऊपर जिसकी संपत्ति है वही ट्रस्टी बन सकते हैं। तो हाँ, तो इस तरह का एक तो मतलब बाउंडेशन अवश्य ही होगा। तो उसमें से यहाँ पे पहला शर्त तो यही है कि उसके पास ज़मीन होनी चाहिए, और प्लस उससे ऐसी ज़मीन होनी चाहिए कि वो सिर्फ अपने खेती करता और खाता हो, ऐसा नहीं, उस ज़मीन से उसको रेवेन्यू कलेक्ट वो करता हो और सरकार को भी देता हो और खुद भी रखता हो। दूसरी, अपनी ज़मीन से तो नहीं, मतलब उसको तो दान में मिला हुआ रहता था ना राजा से, तो राजा से दान मिला हुआ रहता था, तो अपने लिए खाने के लिए उसको कितना चाहिए, मान लो 100 खेत ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वहाँ तो ज़मीन में दान मिला हुआ है, ज़मीन में कितना 10-20 गांव मिला हुआ है, तो 10-20 गांव का 100 ही खेत तो होगा नहीं, कम से कम 700-800 खेत हो जाएगा, तो उसमें से 100 खेत का तो उसके लिए हो जाएगा, लेकिन बाकी जो 600 खेत है उसका तो टैक्स कलेक्ट करेगा ना, तो वो चीज़ है। दूसरा शर्त है दे शुड हैव देयर ओन होम्स, दूसरी शर्त ये है कि उनका अपना घर भी होना चाहिए, है ना। तीसरी शर्त है दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज, उनकी उम्र जो है कितनी होनी चाहिए, 35 से लेकर 70 वर्ष की होनी चाहिए। चौथी है दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदास, उनको वेद का ज्ञान होना चाहिए, मतलब ये शर्त थी कि ब्राह्मण ही होना चाहिए।
और ब्राह्मण में भी जो वेद पढ़े हैं वैसा ही वेद पाठी ब्राह्मण होना चाहिए। 5वां शर्त था दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट, और उनको जो है पारंगत होना चाहिए, मतलब प्रवीण होना चाहिए, है ना, किसमें, मतलब मास्टरी होनी चाहिए किसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, प्रशासनिक कार्यों में उनको मास्टरी होनी चाहिए, यानी उनको बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए कि प्रशासन कैसे चलता है ना। एंड ऑनेस्ट होना चाहिए, और ईमानदार भी होना चाहिए। 6 है इफ़ एनीवन हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ एनी कमिटी इन द लास्ट 3 years ही कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ अनदर कमिटी, और अगर पिछले 3 वर्षों से कोई एक कमेटी का सदस्य पहले से है तो इस 3 वर्षों के दौरान जो है वो किसी अन्य कमेटी का सदस्य नहीं बन सकता, है ना। पिछले 3 साल तक अगर किसी भी कमेटी का सदस्य वो एक बार रहा है तो अन्य किसी कमेटी में वो मतलब वो भर ही नहीं सकता। ये अभी तो हम लोग नहीं मैंने कह सक रहे हैं कि अंदाज लगा रहे हैं कि लिखा हुआ है कि पिछले 3 सालों तक, तो क्या हो सकता है कि कोई कमेटी 1 वर्ष के लिए भी हो, है ना। कोई कमेटी जैसे सिंचाई व्यवस्था है तो वो तो हर साल सिंचाई व्यवस्था करना पड़ता होगा, है ना। तो मान लो तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर 3 साल के लिए भी हो सकता है, तो अभी यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है। तो कहने का मतलब कोई लगातार अगर 3 साल से किसी का सदस्य है तो 4था साल में अभी वो नहीं हो सकता है, 1 साल और ऐसे खाली गुजारना होगा तब जाके। फिर अगला है एनीवन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस, और अगर किसी ने अपने खर्च का ब्यौरा नहीं दिया है ना, मतलब उसकी संपत्ति कितनी है, वो कितना टैक्स कलेक्ट करता है, कितनी उसकी ज़मीन अपनी निजी ज़मीन है, कितने उसको टैक्स कलेक्टिव ज़मीन है, कि कितना मंदिर का ज़मीन, ये सब, अगर वो किसी मंदिर का पुजारी है तो मंदिर में कितना ज़मीन उसको मिला है, ये सारा चीज़ जो है अगर वो क्लियर नहीं करता है तो वो इसमें इलेक्शन में नहीं आ सकता, मतलब मेंबरशिप का में नहीं भर सकता, अपना पर्चा नहीं डाल सकता, ठीक है। तो एक तरह से इलेक्शन जैसा चीज़ है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद है while inscriptions tell us about kings and powerful men, here is an excerpt from the Periya Puranam, a 12th century Tamil work which inform us about the lives of ordinary men and women. तो इंस्क्रिप्शंस जो होते थे, पत्थरों पर जो उत्कीर्णित होते थे, उनसे तो राजा और जो शक्तिशाली लोग होते थे उनके बारे में पता चलता था। लेकिन एक पेरिया पुराणम एक पुराण है, पेरिया पुराणम, शायद जिन्हें पेरियार महोदय ने लिखा होगा इसलिए उनका नाम है पेरिया पुराणम। तो उनके द्वारा लिखित इस पुस्तक में जो है 12वीं शताब्दी में उसमें जो साधारण मनुष्य है उसकी क्या स्थिति थी उसका वर्णन उन्होंने किया है। कैसे किया है? ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अडानूर, है ना, अडानूर के बाहरी इलाके में वाज ए स्मॉल हैमलेट ऑफ पुलैयाज, है ना, एक जो है अछूतों का एक छोटा सा कुनबा था, है ना, ए नेम यूज्ड फॉर ए सोशल ग्रुप कंसिडर्ड आउटकास्ट बाय ब्राह्मणास एंड वेलालाज। बेल्लाल का मतलब होता है बड़े किसान को बेल्लाल बोलते हैं, है ना। जो ऊपर में बेल्लन बोल रहे थे ना, वो बाद में बेल्लाल भी कहे जाते थे उनको, मतलब बड़े किसानों को। तो बोल रहे हैं कि अडानूर जो होता है आउटस्कर्ट्स, मतलब अडानूर एक शहर था या छोटा शहर, उसके बाहरी इलाके में एक पुलैयाज का एक कुनबा भी रहा करता था। पुलैयाज मतलब अछूतों का, है ना, जिनको कि ब्राह्मणों ने और बेलालों ने उनको आउटकास्ट का दर्जा दिया था। आउटकास्ट मतलब जाति से बाहर है ये लोग, है ना, मतलब ये हमारी जाति के नहीं है। तो ऐसा जाति से बाहर किए हुए लोगों का एक समूह भी था, है ना, स्टडेड विथ स्मॉल हट्स अंडर ओल्ड थैचेस एंड इनहेबिटेड बाय एग्रेरियन लेबरर्स
engaged in menial occupations. वहाँ पे कौन रहते थे? स्टडेड विद स्मॉल हट्स, जो छाए हुए थे, छोटे छोटे झोपड़ियों से भरे हुए थे, है ना, अंडर ओल्ड थैचेस, और उनके ऊपर पुराने पुराने छप्पर पड़े हुए थे, वो भी पुआल के, मतलब बिचाली का। एंड इनहेबिटेड, और उसमें रहा करते थे कौन? एग्रेरियन लेबरर्स, मतलब जो कृषक श्रमिक, कृषि श्रमिक रहा करते थे। यानी उनको सिर्फ कृषि के समय में उनको बुला लिया जाता था, जैसा कि आजकल हम लोग भी, आजकल भी होता है, जो नहीं खेत वगैरह बोने के लिए हम लोग जो लेबर बुला लेते हैं, तो उस तरह का काम उनके द्वारा लिया जाता था। इंगेज्ड इन मेनियल ऑक्यूपेशंस, और इसी तरह के छोटे छोटे काम में वे मतलब लगे हुए थे, है ना, तुच्छ कामों में लगे हुए थे। इन द थ्रेश होल्ड्स ऑफ द हट्स कवर्ड विथ स्ट्रिप्स ऑफ लेदर, और इसके झोपड़ियों के जो किनारे किनारे में क्या होता था? चमड़ों के छोटे छोटे पट्टे लटक रहे होते थे। लिटिल चिकन्स मूव्ड अबाउट इन ग्रुप्स, वहाँ पे और क्या होता था कि छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे जो हैं वो इधर उधर दौड़ रहे होते थे। हाँ, डार्क चिल्ड्रन हु वोर ब्रेसलेट्स ऑफ ब्लैक आयरन, और काले काले बच्चे जो कि काले लोहे के कंगन पहना करते थे। वेयर प्रांसिंग अबाउट कैरिंग लिटिल पपीज़, और वो लोग इधर से उधर उछल कूद मचा रहे होते थे छोटे छोटे कुत्ते के बच्चों को ले करके। ठीक है। इन द शेड ऑफ द मरुद, मतलब अर्जुना ट्रीज, है ना, और कहाँ पे वो लोग दौड़ा करते थे? इन द शेड ऑफ अर्जुना ट्री, अर्जुन के वृक्ष के नीचे खेला करते थे। एंड ए फीमेल लेबरर पुट हर बेबी टू स्लीप ऑन ए शीट ऑफ लेदर, एक छोटे से मतलब एक महिला जो श्रमिक थी, वो अपने छोटे बच्चे को एक चमड़े के चादर के ऊपर, है ना, या टुकड़े के ऊपर अपने छोटे बच्चों को लिटा कर रखी थी। देयर वेयर मैंगो ट्रीज फ्रॉम हुज ब्रांचेज ड्रम्स वेयर हैंगिंग, आम के वृक्ष थे, पेड़ थे जिस पर छोटे छोटे ढोल टंगे थे। एंड अंडर द कोकोनट पाम्स इन लिटिल हॉलोज ऑन द ग्राउंड टाइनी हेडेड बीचेस ले आफ्टर वेल्पिंग, और उसके कोकोनट ट्री के नीचे जो है वो छोटे छोटे ज़मीन में छेद रहते थे, और जिन पर छोटे छोटे कुत्ते जो हैं वो वहाँ पे रखे रहते थे। द रेड क्रेस्टेड कॉक्स क्राउड बिफोर डॉन कॉलिंग द ब्राउनी पुलैयार, है ना, और जो रेड क्रेस्टेड मतलब लाल कलगी वाले जो मुर्गे हैं, वो क्या होते थे? सुबह होते ही वहाँ चिल्लाने लगते थे और पुरैयारों को जगा देते थे। टू देयर डेज वर्क, उनको दिन के काम करने के लिए सुबह सुबह जगा देते थे। एंड बाय डे अंडर और दिन समाप्त होते होते क्या होता था? तो उनको जो है दिन के काम के लिए मुर्गे जगा दिया करते थे। एंड बाय डे, और दिन के अंत तक क्या होता था? अंडर द शेड ऑफ द कांजी ट्री स्प्रेड टू द वॉइस ऑफ द वेवी हेड पुलैया वुमन सिंगिंग एज दे वेर हस्किंग पैडी, और जो कांजी ट्री के पूरा कांजी ट्री का जो झुंड था या झुरमुट था, वहाँ पर मतलब वेवी हेयर वाले पुलैया वुमन, मतलब लहराते बालों वाली जो पुलैया महिलाएं होती थी, वो गाना गाते हुए धान को पछाड़ रही हैं, है ना, धान को पछाड़ रही थी। ये इस तरह का एक सीन का वर्णन उन्होंने किया है कि साधारण लोग वहाँ पर क्या किया करते थे, एकदम साधारण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, तो ये आपका यहाँ पर द एंड हो गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस जो है वो हम मतलब स्टार्टिंग से देंगे। ऐसे तो इसका क्वेश्चन बहुत सारा इसमें है, लेकिन इसमें मज़ा नहीं आएगा। इसको छोटा छोटा और क्वेश्चंस बना के
मतलब हर 2 पेज में, 1 पेज में से जितना भी क्वेश्चंस बन पाएगा, है ना। अच्छा, ताकि मतलब अभी तो हम लोग कहानी सुने ही, और इसके अलावा वो क्वेश्चन सबको भी अगर हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा क्वेश्चन बना देंगे कि आपको पूरा कहानी जो है वो क्वेश्चंस के थ्रू भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ, अच्छा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले लाल रंग के सब्सक्राइब ऑप्शन को टच कर लें। फिर मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसमें से ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करने के लिए अप थंब ऑप्शन को प्रेस कर लें, और दोस्तों को शेयर करने के लिए शेयर ऑप्शन को भी प्रेस कर लें।